प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको मृदा की परिभाषा बताई थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मृदा को दो कंसेप्ट्स के द्वारा मृदा का अध्ययन किया जा सकता है, मृदा विज्ञान का, जिसमें एक था पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल और दूसरा था इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। एक में मृदा को नेचुरल बॉडी के रूप में स्टडी किया जाता है, जिसमें मृदा की उत्पत्ति है, उसका वर्गीकरण है, मृदा की प्रॉपर्टीज हैं, उनके आधार पर मृदा को डिस्क्राइब किया जाता है। और दूसरा है जिसमें मृदा को पौधों के आधार के रूप में, पौधों के पोषण के रूप में, पौधों के उत्पादन के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो ये दो अप्रोच थी और इन्हीं दोनों अप्रोच के आधार पर ही मृदा की परिभाषा दी गई थी, जिसमें बकमैन ब्रेडी द्वारा मृदा की क्या परिभाषा हुआ आपको बताई थी और जोफे और मार्वट ने मृदा की क्या परिभाषा है वह आपको मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इसने मृदा को किस तरह से डिफाइन किया है। तो दो परिभाषाएं हैं इसमें। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है जो पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। भूमि के ऊपर असंगठित, मैंने आपको बताया था कि दिस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वही चीज इसमें बताई है डेफिनेशन में। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है। असंगठित यानी अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर है जो पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। तो कौन सी डेफिनेशन हो गई ये? इडेफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन हो गई। यहां मृदा को पादप वृद्धि के लिए बताया है कि पादप वृद्धि के लिए कार्य करती है। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व्स एज ए नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ लैंड प्लांट्स। बहुत ही सरल भाषा में ये डेफिनेशन बताई है कि ये मृदा के ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है जो पौधों की बढ़वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पौधों को पोषण प्रदान करता है, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, पौधों के लिए एक आधार का काम करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये इडेफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, इन्होंने इसको डिफाइन किया है। दूसरी परिभाषा है, वह भी अमेरिकन, यही सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने दी है, परंतु वह पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें क्या है? मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है। वही बात जो पहली परिभाषा में बताई थी, ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है जो पैतृक पदार्थों के उत्पत्ति संबंधी वायुमंडलीय कारकों, जलवायु, बड़े व सूक्ष्म जीव, भूतल सभी के एक समय तक कार्य करने पर एक उत्पाद उत्पन्न होता है। तो जो रॉक्स हैं, कल मैंने आपको बताया था कि रॉक्स से रिगोलिथ बनती है और रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनती है। तो इसमें कौन कौन से कारक, वायुमंडलीय कारक काम करते हैं? जलवायु इसमें बताया है। जलवायु में क्या आता है? नमी और तापमान। सबसे जो डोमिनेंट फैक्टर है जलवायु के, वह मॉइस्चर और टेम्परेचर है। लगातार मॉइस्चर देने से रॉक्स में, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से रॉक्स का
डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रॉक्स में वेदरिंग हो जाती है, रॉक्स में अपक्षय होता है। और इसके अलावा कौन से काम करते हैं? बड़े व सूक्ष्म जीव जो ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म में बड़े भी आते हैं और सूक्ष्म भी आते हैं। सूक्ष्म में कौन से आते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ, ये सूक्ष्म में आ जाते हैं। बड़ों में केंचुए हैं, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब के सब जो सॉइल जिनका हैबिटेट है, चींटियों तक, दीमक तक हैबिटेट है, सॉइल में ही रहती हैं ये। तो ये सारे के सारे जीव हैं, छोटे बड़े, ये इस पर एक्शन करते हैं। तीसरा क्या है? भूतल, रिलीफ। कहीं जमीन नीची है, कहीं ऊपर ऊंची है। नीचे वाले भाग में पानी भर जाता है, नमी ज़्यादा समय तक रहती है। ऊपर वाले भाग में नमी कम समय तक रहती है। ऊपर वाले भाग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नीचे वाले भाग में टेम्परेचर कम होता है। तो उस रिलीफ की वजह से, भूतल की वजह से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो ये भी इसके ऊपर भूतल भी कार्य करता है। और टाइम, टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम का मतलब ये हुआ कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ इनकी कार्यशीलता होती रहती है। किनकी? क्लाइमेट की, ऑर्गेनिज्म की, वेजिटेशन की, इनकी सब की क्रियाशीलता चलती रहती है। और एक निश्चित समय तक ये कार्य करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है। और वह उत्पाद क्या है? मृदा है। वह उत्पाद मृदा है, सॉइल है वह उत्पाद। अब इसके गुण बता दिए इसमें आगे, इसी डेफिनेशन में इसके गुण बता दिए। क्या है? वह मृदा है जो जिस पदार्थ से उत्पन्न होती है, इसका मतलब पेरेंट मटेरियल या रॉक जिससे उत्पन्न हो रही है, उससे कई भौतिक, रासायनिक, जैविक, आकृतिक गुणों एवं विशेषताओं में भिन्न होती है। इसमें जिस पदार्थ से उत्पन्न होती है उनसे भौतिक, रासायनिक, जैविक और आकृतिक, इन गुणों में भिन्न होती है, अलग ही प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये सॉइल की डेफिनेशन है। और ये सॉइल की डेफिनेशन है, ये पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट है इसमें। इसीलिए सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉइल की डेफिनेशन दे दी है। इसको अंग्रेजी में आप वही बात अंग्रेजी में लिखेंगे, सॉइल इज अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई, उस पर क्रिया करती हैं और उससे प्रभावित होती है। किन किन चीज़ों, क्या क्या चीज़ें इस पर क्रिया करती हैं और किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनसे उत्पन्न होता है जेनेटिक, मतलब पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल पर क्या क्या कार्य करती हैं? क्लाइमेट, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टोपोग्राफी, ये सारे के सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। क्लाइमेट में वही बात बताई है, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफेक्ट। क्लाइमेट में ये दोनों डोमिनेंट फैक्टर हैं, मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो इसलिए इन्हीं का ही इसमें डिस्क्रिप्शन किया है, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टोपोग्राफी, ऑल एक्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सारे के सारे एक निश्चित समय तक इस पर कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उससे एक प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट दैट इज सॉइल, उसी को सॉइल बोलते हैं। दैट डिफर्स फ्रॉम द मेटेरियल फ्रॉम विच इट इज derived in many physical, chemical, biological and morphological properties and characteristics.
ये सॉइल की डेफिनेशन है, दोनों तरह से, पेडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इडेफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको डेफिनेशन को समझ लोगे तो आपके याद हो जाएगी कि किस तरह से क्या है ये डेफिनेशन, किस वे में इसको बताया है, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन किससे प्रभावित होता है? वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ और क्लाइमेट और टाइम। इन्हीं चीजों को ही डेफिनेशन में बताया है। पेरेंट मटेरियल से तो सॉइल बनती है। पेरेंट मटेरियल के ऊपर वेजिटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों को आप बायोटिक फैक्टर्स कह सकते हैं। फ्लोरा और फ्यूना, इसको आप फ्लोरा और फ्यूना भी कह सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही बात है। तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए। क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल, दो फैक्टर क्लाइमेट के हो गए। टेम्परेचर एंड रेनफॉल। रिलीफ, टोपोग्राफी, जमीन ऊंची नीची कहीं पर है तो वह रिलीफ हो गया। और पेरेंट मटेरियल रॉक हो गई जिसके ऊपर, जिससे कि रिगोलिथ बनती है और अल्टीमेटली जिससे सॉइल बनती है। ये सारे के सारे फैक्टर हो गए। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था, रॉक, वेदरिंग, रिगोलिथ, इसको पेरेंट मटेरियल भी बोल सकते हैं। रिगोलिथ को अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस रिगोलिथ पर एक्ट करती हैं, सब्जेक्टेड टू एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड अल्टीमेटली ट्रू सॉइल इज फॉर्म्ड। तो ये पूरी प्रोसेस है और सॉइल की डेफिनेशन आपको बताई है। ये डेफिनेशन सॉइल की हो गई आपकी अच्छी तरह से। अब अगला टॉपिक आपका आता है सॉइल कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल।
हिंदी में इसको बोलेंगे मृदा अवयव, मृदा के अवयव। मृदा के अवयव, ये सॉइल कंपोनेंट्स हैं। किस चीज से बनी हुई होती है मृदा, कौन कौन से मृदा के भाग होते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सॉइल इज ए डिस्पर्स्ड पॉलीफेज सिस्टम। सॉइल इज ए डिस्पर्स्ड पॉलीफेज सिस्टम। इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? मृदा एक फैली हुई बहु प्रावस्था तंत्र है। स्पेस घेरती है। आपको बताया था सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी में कि मृदा है वो स्पेस घेरती है। स्पेस घेरती है तो डिस्पर्स्ड है, फैली हुई, फैला हुआ है, विस्तृत है। तो ये पॉलीफेज सिस्टम है, इसमें कई प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं मृदा में? ठोस, द्रव एवं गैस। All the three phases are there in the soil, that is solid, liquid and gas. चूंकि इसमें कई प्रावस्थाएं होती हैं, तीनों प्रावस्थाएं होती हैं, इसलिए इसको हेटेरोजेनस सिस्टम भी बोलते हैं। हेट्रोजिनस का मतलब विषमांगी, विषमांगी होता है, विषमांगी। हेट्रोजेनस सिस्टम विषमांगी तंत्र, हिंदी में विषमांगी तंत्र बोलते हैं। इसलिए सॉइल को हम डिस्पर्स्ड पॉलीफेज सिस्टम भी बोलते हैं, सॉइल को हेट्रोजेनस सिस्टम भी बोलते हैं। हेट्रोजेनस सिस्टम इसलिए कि एक से ज़्यादा प्रावस्थाएं होती हैं और ठोस, लिक्विड, गैस की वजह से ही इसको पॉलीफेज सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से सॉइल में आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मिनरल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है और एयर होती है। गैस बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं, सॉइल एयर बोलते हैं। तो ये चारों के चारों कंपोनेंट्स होते हैं। तो मृदा के अवयव क्या हो गए?
कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल: मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, soil water and soil air। अब ये 4 कंपोनेंट से किस अनुपात में है मृदा में? यदि अनुपात की दृष्टि से देखें तो एक तो भारात्मक अनुपात हो सकता है, एक आयतन की दृष्टि से अनुपात हो सकता है। तो अपन आयतन की दृष्टि से अनुपात में देखते हैं कि ये 4 कंपोनेंट हैं, आयतन की दृष्टि से किस मात्रा में उपस्थित रहते हैं मृदा में। चूंकि मृदा बहुत तरह की होती हैं, आप इसमें पढ़ेंगे, सॉइल टेक्सचर पढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, भौतिक गुण मृदा के सारे पढ़ेंगे आप इस कोर्स में। तो अलग अलग मृदाओं में अलग अलग अनुपात रहता है इन कंपोनेंट्स का, परंतु हम एक आदर्श मृदा लेकर चलते हैं। और आदर्श मृदा क्या है? सिल्ट लोम। आयतनात्मक आयतन के अनुसार आयतनात्मक संगठन, इसको हम एक गोले के रूप में ले लेते हैं। पचास % आयतन है वह इसमें सॉलिड का होता है, और 50% आयतन है वह रंध्राकाश होता है, पोर स्पेस होती है। सूखी सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। पानी की बात करेंगे तो पानी का फिर इसमें आ जाएगा। 50% सॉलिड मेटेरियल हो गया, 50% रंध्राकाश हो गया, पोर स्पेस हो गई। तो ठोस पदार्थ 50% हो गया और 50% रंध्राकाश हो गया। इस ठोस में यदि हम लें तो 45% स्पेस है वह मिनरल मैटर के द्वारा ऑक्यूपाइड होती है, खनिज पदार्थ के द्वारा। 45% आयतन है वह मिनरल मैटर ऑक्यूपाई करता है, खनिज पदार्थ। और 5% है ये ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ 5% भाग ऑक्यूपाई करता है। तो ये 50% सॉलिड हो गया। अब जो पोर स्पेस है, रंध्राकाश है, उसमें हवा भी रहती है और जल भी रहता है। तो आइडियल सॉइल है जो सिल्ट लोम है, इसको हम आदर्श मृदा मानते हैं, बीच की मृदा है। इसमें 25% आपका हो गया वाटर और 25% एयर। ये सिल्ट लोम का आयतनात्मक संगठन हो गया कि किस तरह से आयतन के हिसाब से किस भाग का, जो चारों कंपोनेंट्स हैं मृदा के, उन चारों कंपोनेंट्स का
तुलनात्मक जो आयतन है वह सिल्ट लोम में कितना कितना होता है। और वैसे इसको आप समझना चाहें तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, मृदा है ठोस और रंध्राकाश %50 वॉल्यूम %50 वॉल्यूम रंध्राकाश का। अब इसमें सॉलिड में मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, अब यहाँ वेट बेसिस पर करेंगे अपन मिनरल मैटर। यदि वेट बेसिस पर करें तो 95% बाय वेट मिनरल मैटर है, क्योंकि रंध्राकाश इसमें तो कोई भार नहीं है, हवा में तो कोई भार नहीं है, नेग्लिजिबल है। भार तो होता है, ऐसा नहीं है कि भार नहीं होता है, परंतु वह नगण्य है। इसलिए हम वेट बेसिस पर यदि कहें तो जो खनिज पदार्थ हैं उनमें वह 95% है वेट बेसिस पर, और 5% बाय वेट ऑर्गेनिक मैटर है, और रंध्राकाश नेग्लिजिबल भार। इसमें जल यदि हम कहें तो जल में तो भार होता है, तो जल की बात नहीं कर रहे हम, शुष्क मृदा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि शुष्क मृदा की बात करें तो 95% मिनरल मैटर है और 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें बाय वेट यदि लें। और ये वायु है, हवा है रंध्राकाश में, तो ये नेग्लिजिबल वेट है। इसमें फिर वापस हम वॉल्यूम बेसिस पर आ जाते हैं। 25% आयतन, 25% आयतन। मृदा जल द्वारा 25% आयतन एक आइडियल सॉइल में, और मृदा वायु के द्वारा 25% एक आइडियल सॉइल में। ये हो गया। अब मिनरल मैटर है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिज पदार्थ। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिज पदार्थ होते हैं जो साइज के हिसाब से वेदरिंग जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे महीन आ जाते हैं। रॉक्स से मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स में प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, फिर उसमें एक्शन होती है धीरे धीरे तो सेकेंडरी मिनरल्स बन जाते हैं उन्हीं से ही। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक
खनिज पदार्थ आ गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ये हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ऑर्गेनिक मैटर में भी दो तरह के हैं, मृत, जीवित। मृत में क्या आ जाते हैं? जो जड़ें हैं पौधों की, जो पत्तियां गिरती हैं जमीन पर, जो डंठल रह जाते हैं, जो जीव हैं इसमें मर जाते हैं, वो सारे के सारे अलग अलग डिकम्पोजिशन वाली स्थिति में होते हैं। इनका विच्छेदन अलग अलग स्टेज होते हैं, पार्शियली डिकम्पोज्ड भी होते हैं और कंप्लीटली डिकम्पोज्ड भी होते हैं। तो मृत में क्या आ गए? पार्शियली डिकम्पोज्ड एंड ह्यूमस। ह्यूमस तो रीसिंथेसाइज हो जाता है, डिकम्पोजिशन के बाद में रीसिंथेसिस होता है और अल्टीमेटली ह्यूमस बनता है। ये मृत में पार्शियली डिकम्पोज्ड, आंशिक विच्छेदित, और कंप्लीटली डिकम्पोज्ड जो ह्यूमस बन गया हुआ है, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड है। इसमें कंप्लीटली डिकम्पोजिशन के बाद में रीसिंथेसिस होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर एक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ ह्यूमस है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन का काम करता है, तो इससे रीसिंथेसाइज होके ह्यूमस बन जाता है। और जीवित में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और इंसेक्ट्स वगैरह सारे के सारे ये जीवित हैं, वह सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। मृदा जल में बहुत सारी लवण हैं, जितने भी लवण और गैसेज हैं उन सब का विलयन होता है मृदा जल। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, बहुत सारे गैसेज भी होती हैं, पानी में घुली हुई रहती हैं। ये मृदा जल हो गया। और मृदा वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प से संतृप्त, सैचुरेटेड बाय वाटर वेपर। दीज गैसेज आर सैचुरेटेड बाय वाटर वेपर। क्योंकि यहाँ वाटर है तो वाटर वेपर से गैस है, उनमें भी वाटर वेपर सैचुरेटेड रहती है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। किस तरह से अलग अलग मृदा के अवयव हैं वह हैं और उनकी क्या स्थिति है। अब जो 4 अवयव हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मृदा का जो पहला अवयव है एक खनिज पदार्थ है। अब खनिज पदार्थ में जैसे मैंने
जो डायग्राम बनाया उसमें बताया कि खनिज पदार्थ में ये रॉक्स से तैयार होते हैं, रॉक्स से रिगोलिथ, और रिगोलिथ जो पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं रिगोलिथ को, उससे सॉइल बन जाती है। तो इसमें प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स रहते हैं। प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स में जो प्राइमरी मिनरल हैं उनमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, और फेल्सपार, ये मुख्य रूप में प्राइमरी मिनरल्स में क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाए जाते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स में आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, आयरन और एल्युमिनियम के अलावा सिलिका के ऑक्साइड भी, सिलिका, आयरन एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड। कॉलाइड और कोलाइड मिलते हैं, ये सेकेंडरी में। तो इसमें जो कॉलाइड हैं ये दोनों के हैं, कार्बनिक कॉलाइड्स में हैं और अकार्बनिक कॉलाइड्स में हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन के आंशिक विच्छेदन होता है, फिर पूर्ण विच्छेदन होता है। पूर्ण विच्छेदन होने के बाद में रीसिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है उसका, और अल्टीमेटली ह्यूमस बन जाता है। तो ये ह्यूमस क्या है? कॉलाइड है। इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, खनिज पदार्थ होता है, तो उसमें सबसे बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। ये तो बड़े बड़े होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं कंकड़ पत्थर। उसके अलावा फिर सही मायने में मिट्टी होती है जिसको सैंड बोलते हैं, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। बालू रेत भी बोलते हैं कोर्स सैंड को। सिल्ट और क्ले, तो ये रेत, सिल्ट और क्ले ये मिनरल मैटर के मेजर पार्ट हैं। और ये जो कंकड़ पत्थर हैं वह बड़ी साइज के होते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं ये। उसके बाद में जो बालू रेत है वह 2 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका, और सिल्ट है उसका डायमीटर और भी कम होता है, 0.002 से 0.02 से 0.002 है। और क्ले है इसका डायमीटर और भी कम होता है, लेस देन 0.002। और 0.001 से छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको कॉलॉइड पार्टिकल्स बोलते हैं। ये अकार्बनिक कॉलॉइड में आ गए। और ये सारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये आपस में घुले मिले रहते हैं, ये एक दूसरे को, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। अलग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुणों में अलग होते हैं और यांत्रिक रूप में भी अलग किए जा सकते हैं इनको। तो इस तरह से ये जो है खनिज पदार्थ है, ये सॉइल का स्केलेटन है, ढांचा है। ये सब तरह के पार्टिकल्स इसमें मिले हुए रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें मिला हुआ रहता है। ये हो गया आपका खनिज। फिर कार्बनिक पदार्थ।
कार्बनिक पदार्थ मैंने आपको उसमें भी बताया था कि दो तरह के होते हैं, आंशिक रूप से विच्छेदित और पूर्ण रूप से विच्छेदित और रीसिंथेसाइज्ड, जिसको हुमस बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके भोजन का कार्य करता है। इसी की वजह से सूक्ष्म जीव हैं वो बढ़ते हैं संख्या में, और सूक्ष्म जीव भी धीरे धीरे एक संख्या में बढ़ते बढ़ते परिपक्व होकर मर जाते हैं, तो वह भी ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मृदा में सॉइल पार्टिकल्स, जो खनिज पदार्थ है, उनके पार्टिकल्स को बाइंडिंग के रूप में भी काम लेता है। उन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, और जोड़ने की वजह से इसमें सॉइल स्ट्रक्चर बनती है, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, और बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं तो रंध्राकाश भी उसमें बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो कार्बनिक पदार्थ है ये ऊर्जा का स्रोत है मृदा में, और इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, इसीलिए मृदा को जीवित कहा जाता है। क्योंकि थोड़ी सी भी मृदा आप उठा के देखेंगे तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, जीवित रहते हैं वह, इसलिए मृदा को जीवित कहा जाता है। इसमें मृदा एक ऐसा खुला तंत्र है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रावस्थाएं भी होती हैं। इसमें मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर भी होती है। ये सारी चीज़ आप उसमें सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी में ये भी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि नेचर जैसे है वह सारी की सारी चीज़ें इसमें उपस्थित हैं, तो इसलिए नेचुरल बॉडी है। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको पेडोन बताया था, पेडोन का डिस्क्रिप्शन उसमें देते हैं, सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी में ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सॉइल में की 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें अलग अलग बहुत सारे अवयव होते हैं, बहुत सारे पदार्थों को मिलाया जा सकता है, बहुत सारे पदार्थों को निकाला जा सकता है। ये खुला तंत्र है, हेटेरोजेनस सिस्टम है, डिस्पर्स्ड पॉलीफेज सिस्टम है सॉइल। तो ये सारे के सारे उसमें भी आप लिख सकते हैं ये सारी बातें। तो ये कार्बनिक पदार्थ की मैं बात करता हूँ, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हुमस है उसमें जो क्ले कोलॉइड्स आपको इससे पहले मिनरल मैटर में बताया था, उसकी अपेक्षा कई गुना जल को धारित करने की क्षमता रहती है, उससे कई गुना पोषक तत्वों को पकड़ के रखने की क्षमता रहती है इसमें, हुमस में। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर की इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है सॉइल में। मात्रा हालांकि इसमें कम होती है, परंतु इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ऊर्जा का स्रोत है जीव जंतुओं के लिए, जो मृदा जिनके लिए हैबिटेट का काम करती है, निवास स्थान का काम करती है, उनके लिए यही ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि ऊर्जा के स्रोत का कार्य करते हैं, और इसमें सभी स्थितियों में पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर के कम ज़्यादा होने से या खनिज पदार्थों के कम ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग संस्तर बनते हैं मृदा में, मृदा का विकास होता है इससे, इन्हीं की वजह से, और इन्हीं की वजह से भिन्न भिन्न संस्तरों की पहचान होती है, पहचाने जा सकते हैं। इसके बाद में मृदा जल, ये अलग अलग बलों के द्वारा धारित रहता है मृदा जल। चूंकि मृदा जल एक समान नहीं रहता है, जैसे बारिश आ गई या सिंचाई कर दी, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितने भी रंध्राकाश हैं, जितने भी पोर स्पेस है, वो वाटर के द्वारा भर जाती है। वाटर स्पेस पूरी कवर कर लेता है, और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। सैचुरेटेड कंडीशन में यही होता है, एयर बाहर निकल जाती है, पूरी की पूरी पोर स्पेस वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती है। तो जो बैलेंस है, आइडियल सॉइल की जो बात कर रहे थे, वह खत्म हो जाता है वहाँ पर। कुछ समय के बाद में क्या होता है कि जल है वह धीरे धीरे, ये सतह पर है तो सतह से बहकर निकल जाएगा,
यदि मृदा के अंदर है तो वह नीचे की लेयर्स में अवशोषित हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा वाटर का। और जो सबसे पहले है वह मैक्रोपोर्स, बड़ी पोर साइज के रंध्राकाश हैं, वह खाली होंगे। और जल को धारित करने का बल है वह बढ़ जाएगा। जैसे जैसे जल की कमी होती जाएगी वैसे वैसे जल को धारित करने का बल है मृदा में वो बढ़ता जाएगा। और वैसे वैसे पौधों द्वारा जल है वह कम अवशोषित होगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पौधे मुरझान बिंदु पर पहुंच जाते हैं, पौधों को जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सॉइल इतना टाइट उसको पकड़ के रखती है, इतना फोर्स से रखती है कि वो पौधे उसको जल को नहीं ले पाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पौधे सूखने लग जाते हैं, तो वापस इरिगेशन देनी पड़ती है। तो ये जो जल है ये दो मुख्य इसके रोल हैं। इसमें जल विलायक का काम करता है सॉइल में, और जितने भी लवण हैं, गैसें हैं, वह जल में घुल जाती हैं, विलयन बन जाता है इनका। और पोषक तत्व भी इसमें आ जाते हैं, और पौधा जब जल लेता है तो उस वक्त पोषक तत्व भी मिल जाते हैं उसको। तो ये पोषक तत्वों के लिए भी माध्यम का काम करता है जल। इस तरह से मृदा जल है वह अलग अलग मात्रा में, एक समान हमेशा नहीं रहती है, इसकी सांद्रता कम ज़्यादा घटती बढ़ती रहती है। वह बहुत सारी वातावरण की कंडीशंस पर निर्भर करता है, वेजिटेशन क्या है उस पर निर्भर करता है, सॉइल की टेक्सचर क्या है उस पर निर्भर करता है, सॉइल की स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये मृदा जल है जो पौधों को जल भी उपलब्ध करवाता है और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप, ये तो शॉर्ट में मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। फिर मृदा वायु, मृदा वायु में उसी तरह से आपको बताया कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। परंतु मृदा वायु का कंपोजिशन वातावरण की वायु के कंपोजिशन से अलग होता है। पहली बात तो ये है कि ये जल वाष्प से संतृप्त होती है, वाटर वेपर से सेचुरेट होती है, मृदा वायु है। जबकि वातावरण में वायु है ये कभी भी बारिश होती है उस वक्त को छोड़ दें तो कभी भी जल वाष्प से संतृप्त नहीं रहती है। वर्षा काल के समय जरूर जल वाष्प से संतृप्त रहती है। उसके अलावा जो मृदा वायु है उसमें ऑक्सीजन वायुमंडल की वायु की बजाय कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वायुमंडल की बजाय मृदा में ज्यादा होती है। तो ये अंतर रहता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में। जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे मृदा वायु है में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मृदा वायु में प्रभावित होती है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर यदि ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रहा है, तापमान ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये सारा का सारा आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा अवयव। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत है तो बताएं, कुछ पूछना है तो बताएं। धन्यवाद।